खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा तो आपने सुना होगा, क्योंकि वो तो पिछले 8 साल से चल रहा है। पर खूब खाऊंगा और मरने दूंगा, ये एक नया भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है। और इस स्लोगन के तहत आज एक ऐसी घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे पूरा देश विचलित हो गया। पर भारतीय जनता पार्टी जो हर बात पे 15 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अभी तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया। और मुद्दा है उन्हीं का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संतोष पाटिल। उसने फांसी का फंदा लगाने से पूर्व एक डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, जिसे भारत के कोर्ट भी, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे धर्म में भी और हमारे न्यायालय में भी जो लिखा जाता है उसको सत्य माना जाता है। संतोष पाटिल जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो क्या लिखता है, मैं वो आपको पहले हिंदी में सुनाता हूं क्योंकि वो कन्नड़ में लिखा गया है। श्री के.एस. ईश्वरप्पा, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, मेरी मृत्यु के प्रत्यक्ष जिम्मेवार है। ये पहला वाक्य है। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि जो कर्नाटक में मंत्री है श्री के.एस. ईश्वरप्पा, जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री हैं, वो मेरी मृत्यु के प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से जिम्मेवार है। तो पहला तो सीधा जिम्मेवारी, उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट देना चाहिए। ये दूसरा वाक्य है उस डाइंग डिक्लेरेशन का। ये निर्णय मैं अपने जीवन की सारी एस्पिरेशंस को खत्म करके आज कर रहा हूं। ये तीसरा वाक्य है। मैं सरकार, वो संतोष पाटिल जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो 40% कमीशन से ग्रसित हो गए थे, वो लिखते हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और हमारे लिंगायत सीनियर लीडर श्री येदियुरप्पा से आग्रह करता हूं कि मेरे बच्चों का और मेरी पत्नी का ध्यान रखें। मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं, सारे मीडिया के दोस्तों से विनती करता हूं कि जो संतोष और प्रशांत मेरे साथ यहाँ ट्रिप में आए थे, वो मेरी मृत्यु के बिल्कुल भी दोषी नहीं है। मेरी मृत्यु के सीधे तौर पे दोषी के.एस. ईश्वरप्पा, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है। अब इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण भाजपा का स्वयं का वर्कर उनके स्वयं के मंत्री के ऊपर सीधा ये आरोप लगा रहा है कि वह इस 40% कमीशन की सरकार, 40% कमीशन, जो सुबह से शाम तक सिर्फ 40% कमीशन की बात सोचती है, उस 40% कमीशन की सरकार के कारण उसने हंसते हंसते फांसी का फंदे पे वो लटक गया। पर और प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी मौन साधे हुए हैं। कोई मतलब नहीं है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आत्महत्या कर रहा है, किसकी हत्या हो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जो ये डाइंग डिक्लेरेशन होता है, जिसको धर्म के आधार पे भी, नीति के आधार पे भी और न्याय के आधार पे भी जिसे सत्य माना जाता है, उसे सत्य मान के अभी तक के.एस. ईश्वरप्पा गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अभी तक आदेश जारी क्यों नहीं करे? वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? वो किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे उनके स्वयं के वर्कर आज फांसी के फंदे पे चढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांग है कि के.एस. ईश्वरप्पा को तुरंत बर्खास्त किया जाए, पहली मांग। दूसरी, बर्खास्त कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो व्यक्ति कमीशन और घूसखोरी के मामलों के कारण कॉन्ट्रैक्टर, और ये जो संतोष जी पाटिल हैं, ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं,
ये क्यों इस निर्णय तक पहुंचे? क्योंकि 40% कमीशन दे दे के वो अपने जीवन से थक चुके थे। उस 40% कमीशन से के कारण उन्होंने ये उचित समझा कि अब तो मर जाना चाहिए। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। वो अभी तक ईश्वरप्पा को बर्खास्त कर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? तो हमारी पहली मांग है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा को बर्खास्त कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। हमारी दूसरी मांग है कि कर्नाटक के अभी कुछ दिनों पूर्व ही कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यह कर्नाटक की सरकार 40%, आज तक आपने सुना होगा कि 36% लाके आदमी पास होता है। ये 40%, इन्होंने 36 नहीं, ये 40 पे गए, क्योंकि इनके पासिंग मार्क्स भी टफ है। ये 40% कमीशन की जो सरकार है, कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने खुलेआम बोला कि कर्नाटक के मंत्री, कर्नाटक के एमएलए, और उन्होंने ईश्वरप्पा का नाम लेके इंगित किया कि ये के.एस. ईश्वरप्पा जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है, क्योंकि ग्रामीण विकास में छोटे छोटे ठेके बहुत दिए जाते हैं, ये 40% कमीशन के मंत्री है। उनकी बात को भी अनसुना किया। आज उन्हीं का स्वयं कार्यकर्ता ने आत्महत्या करी, अभी तक कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारी दूसरी मांग है, क्या भारत के प्रधानमंत्री जी जो नहीं खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने की हिम्मत करेंगे जो ये जांच करे कि कर्नाटक में और कौन कौन से मंत्री 40% कमीशन ले रहे हैं और उनके कारण कौन कौन से लोगों का जीवन आज नर्क बन चुका है? क्या वो ये इसके लिए तैयार है? ये हमारी दूसरी मांग है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री से लेके लोवेस्ट जो उनका राज्य मंत्री तक है, सबकी जांच की जाए सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की अध्यक्षता में, और उस जांच से देश के सामने रखा जाए कि ये कौन 41 ले रहा था, कौन 42% ले रहा था, कौन 40% ले रहा था, ताकि पता तो चले कि कर्नाटक जो कि एक समय में देश का आईटी का इंजन हुआ करता था, जहां से हमेशा समाचार आते थे आईटी इंडस्ट्री के बारे में, आज हमें अपेक्षा थी कि कर्नाटक से न्यूज़ आएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या क्या योजनाएं बनी, पर वहाँ से न्यूज़ आ रही है 40% कमीशन की। वहाँ से न्यूज़ आ रही है रोबोटिक्स की, न्यूज़ नहीं आ रही है। वहाँ से 3D 4D प्रिंटिंग की मैसिव स्केल पे कैसे उसका विस्तार किया जाए उसकी न्यूज़ नहीं आ रही है। कर्नाटक जो कि देश का एक थॉट प्रोसेस देता था पूरे देश को, वहाँ से आज समाचार आ रहे हैं कि मंत्री खुलेआम 40% कमीशन पे काम करते हैं और ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इस 40% कमीशन की सरकार से तंग आके आज बीजेपी के कार्यकर्ता स्वयं आत्महत्या कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। तो हम मांग करते हैं कि इन्हें बर्खास्त कर इन्हें जेल में डाला जाए जिस व्यक्ति ने खुलेआम भ्रष्टाचार को संस्थागत किया है। और दूसरी मांग है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में पूरी जांच हो, मुख्यमंत्री कार्यालय, बोमई जी के कार्यालय से लेके लास्ट राज्य मंत्री के कार्यालय तक, क्योंकि ये घोर भ्रष्टाचार का विषय है। जब खुलेआम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के कर्नाटक के अध्यक्ष कहते हैं कि ये 40% कमीशन सरकार है, उसके बाद भी दिल्ली की सरकार ने ना बेंगलोर में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया। तो इन दो मांगों को लेके आज की हमने विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। आज की प्रेस वार्ता इसी विशेष विषय के संबंधित थी, तो मैं आज सिर्फ इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो इस विषय के संबंध में हो। ओके। In last 8 years, we had seen a model, खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा. But today, they had revised the model. The BJP government had revised the model. खूब खाऊंगा और मरने दूंगा.
And that is what is happening in Bangalore. That is what is happening in Karnataka. A BJP worker, Mr. Santosh Patil, who had committed suicide, and his suicide note, what he had written, I am narrating in English. Shri K.S. Ishwarappa, Minister Rural Development and Panchayat Raj, is directly responsible for my death. That is what Mr. Santosh Patil is writing in the suicide note. The second sentence, he should be given maximum punishment. Who? Ishwarappa should be given maximum punishment. That is what BJP worker is writing before committing suicide. He is writing further, I have come to this decision setting aside all my aspirations. Government, I mean Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and our senior Lingayat leader, Shri Yedurappa, and all others should extend a helping hand to my wife and children. I beg with folded hands. That is what Mr. Santosh Patil is writing. I profusely thank the media friends. My friends Santosh and Prashant came with me as I have told them that we shall go for a tour. They are not at all responsible in any way for my death. See, in our culture, in our legislation, the person before committing suicide, if he is writing something, we call that as a dying declaration. That is treated true from all perspectives. And the person who is committing suicide is telling, and he is a contractor. He is telling that Ishwarappa is responsible for my death, and he should be given severe punishment. That is what he is writing in his dying declaration. But खूब खाऊंगा and खूब खाने दूंगा गवर्नमेंट, खूब खाऊंगा और लोगों को मरने दूंगा गवर्नमेंट, had not initiated or had not made a single line of comment. The BJP leaders who used to make comment for anything and everything on this earth. If there is a small fire in the forests of Argentina, Prime Minister is going to tweet on that. But his own worker is committing suicide, and he is writing that the minister, a cabinet minister in the Karnataka government, is directly responsible, and I am committing suicide only because of him. Neither Prime Minister had made any statement, nor the Home Minister had made any statement, nor the Chief Minister of the Karnataka had made any statement. In this regard, we had two demands, very simple and plain. Number one, Mr. Ishwarappa, who is the Minister of our Rural Development, should be immediately sacked from the cabinet, and not only sacked, he should be arrested immediately. Because when a person is before committing suicide is telling that I am committing suicide only because of this person, he should be sacked and arrested. Why Karnataka Chief Minister had not initiated any action? Few weeks back, the President of the Karnataka Contractors Association had openly said that the government officials, Karnataka ministers, BJP MLAs and Panchayat Raj Minister Mr. Ishwarappa demands 40% commission or bribe from the contractors for every project. When we had raised this point, there was no action, neither by Prime Minister, nor by Home Minister, nor by the Chief Minister. So our first demand is that Ishwarappa should be sacked and arrested immediately. And second, we demand that under the chairmanship of the sitting judge of Supreme Court of India, there should be a time-bound investigation which should investigate from the Chief Minister's office to all ministers in Karnataka. Because when Contractors Association President is openly saying that this is not a government, this is a 40% commission government. So we demand that in what all departments all these things are happening, there should be a thorough investigation, and the sitting judge of Supreme Court should have a time-bound investigation on this matter, so that people of Karnataka should have an idea
that what this government is doing for last 4 years. Because in the past, Bangalore, which we used to call as a Silicon Valley of our country, Bangalore, which used to come as a hub of entrepreneurship and innovation in our country, today from Karnataka the news is coming that this is 40% commission. Today the news is coming that Contractors Association President of Karnataka is saying that Karnataka government takes 40% commission in everything what they do. Today, unfortunately, the news is coming that a contractor like Santosh Patil, who happens to be the BJP worker, is openly making a statement before death, before committing suicide, that Ishwarappa is responsible for his death and he should be given maximum punishment. But neither Government of India nor Government of Karnataka is making any reaction to that. So these are our two small demands which we want from response from the both Government of India as well as Government of Karnataka. Questions? आरोप की बात के संबंध में कर्नाटक के मुख्य सचिव के लतीफ ने कहा है कि ऐसे किसी कार्य का उल्लेख सरकार के पास नहीं है, ये कार्य बगैर अनुमति कराया गया था, इसलिए इसका पेमेंट करने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे उन्होंने जांच भी कर ली, अभी तो उसका मुझे लगता नहीं दाह संस्कार भी हुआ होगा उन्हीं के वर्कर का, उन्होंने जांच रिपोर्ट भी दे दी। ये पता नहीं कौन सी सरकार चल रही है। अरे डाइंग डिक्लेरेशन का अर्थ होता है मृत्यु से पहले का कथन या मृत्यु से पहले का जो लिखित दस्तावेज। डाइंग डिक्लेरेशन को भारत के न्यायालय भी पूर्णतः सत्य मानते हैं और वो डाइंग डिक्लेरेशन में कह रहा है कि ईश्वरप्पा मेरी मृत्यु का सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है। और यहाँ पे कर्नाटक के सरकार के नुमाइंदे अभी तक जब दाह संस्कार भी नहीं हुआ उससे पहले उन्होंने क्लीन चिट दे दी। अरे उसको बर्खास्त कीजिए इस 40% कमीशन की सरकार के मंत्रियों को, जिन्होंने जो कोई भी काम करते हैं बिना 40% के कुछ नहीं करते। 60% आप सरकार के खजाने में दो, 40% मंत्री जी के खजाने पे दो और काम कराओ। ये मॉडल उन्होंने कर्नाटक का बना दिया। मैं बचपन में सुनता था कि कर्नाटक लिटरेचर की जननी है, कर्नाटक भारत को एक दिशा और दशा देने की जननी है, कर्नाटक भारत का आईटी का इंजन है, कर्नाटक जिसको हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वहाँ से खबरें आ रही है कि मंत्री जी 40% कमीशन के अलावा कुछ बात नहीं करते। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी, अर्जेंटीना के जंगलों की आग के बारे में आप स्टेटमेंट दे देते हो, आपका स्वयं के पार्टी का वर्कर खुले तौर पे आत्महत्या करता है और आपकी पार्टी के कैबिनेट मंत्री पर सीधे तौर पर उसको दोषी ठहराता है, आप चुप हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ना खूब खाऊंगा खूब खाने दूंगा से अब खूब खाऊंगा और मरने दूंगा तक आ चुके हैं आप। इसकी जांच हो, उस जांच को सही ढंग से करवाने के लिए ईश्वरप्पा को बर्खास्त करें और गिरफ्तार करें और सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में एक जांच दल का गठन हो जो मुख्यमंत्री का कार्यालय से लेके, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते हैं कि कर्नाटक में जो कुछ भी होता है उसमें 40% कमीशन तो लगता ही है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके सारे मंत्रियों के कार्यालयों की जांच हो और इस 40% कमीशन सरकार ने कितना व्यापक भ्रष्टाचार किया है कर्नाटक और देश के सामने इसे रखा जाए। कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए हैं, कहा इसमें साजिश है और उन्होंने कहा कांग्रेस का जो मुझ पर सवाल उठा रहे हैं पहले जांच कर लें, जब मैंने कोई ऐसा आदेश ही नहीं दिया, अनुदान का सवाल ही पैदा नहीं था। कांग्रेस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन किसने लिखा है? ईश्वरप्पा जी, किसने लिखा है? कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं मंत्री जी। जेल तो जाना पड़ेगा मंत्री जी, या तो आज चले जाइए या कांग्रेस की जो सरकार आ रही है उसमें जाना पड़ेगा। जेल तो जाना पड़ेगा आपको, ये खुले तौर पे बोल रहा हूं मैं आपको। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कांग्रेस के ऊपर दोष। अरे आपकी पार्टी का वर्कर कह रहा है आप भ्रष्टाचारी हैं, आपकी वजह से मैंने आत्महत्या की, और आप कह रहे हो कांग्रेस। खुले तौर पे वो लिख रहा है कि ईश्वरप्पा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माय डेथ, आप कह रहे हो कांग्रेस।
इस फोबिया से बाहर निकलिए। आपको अपने पद से कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और तुरंत इन्हें गिरफ्तार करके इनकी जांच होनी चाहिए। तब पता चले कि किसने क्या कहा 40% कमीशन और उस 40% कमीशन के कितने हिस्सेदार हैं। क्योंकि हो सकता है एक जना कलेक्शन करता हो, हिस्सा कहाँ कहाँ जाता हो, देश को पता तो चले कि ये कौन सा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। You are very correct. And now, your question and my press briefing had the answer. Why they are raising these issues? Because so that people should focus on these issues and we should continue 40% commission. This is their governance model. They are trying to do that. Now it is bit evident. And I raised a point yesterday and today also I am repeating that where we had an issue during Ram Navami, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat. All these three states are going for election in next 15 to 18 months. So they are thinking that no need to do anything, continue the corruption. That is what BJP's model. And whenever somebody asks any question, whenever the common citizen of Bangalore or Mangalore asks a question that why this 40% commission government is, what the 40% commission government is doing, you just involve them, you just make them busy in all these issues which are of no relevance. That is what I am saying, that we had seen a time when Karnataka from Bangalore we used to get a news that these number of innovations are from Bangalore. These numbers of entrepreneurs or unicorns are from Bangalore. These number of people who started their venture successfully from Mysore or from the Mangalore or from the Udupi. And now what news we are getting? We are getting news as pointed by you. We are getting a news when the Karnataka Contractors Association President openly making a statement that this is a 40% commission government. Bomei government is a 40% commission government. We want to know who all are beneficiaries of this 40%. It may be possible that some of the beneficiaries may be residing out of Karnataka. That is the reason I am making a statement that we want a time-bound investigation on this 40% commission government under the I can say the guardianship of the sitting judge of Supreme Court of India, so that the entire country should know that what is the BJP governance model. BJP governance model is खूब खाऊंगा खूब खाने दूंगा to खूब खाऊंगा और अब मरने दूंगा.